गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के कंटेंट के माध्यम से मैं बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो बीएससी सेकेंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स पेपर के टॉपिक कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर पे बात करेंगे। आज कार्नो इंजन क्या होता है हमने ई कंटेंट के माध्यम से लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये कार्नो साइकिल एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस में रियल लाइफ में बड़ा टिपिकल काम है। मतलब रियल लाइफ में आपको जो रिवर्सिबल प्रोसेस में गति करवाना सिस्टम की, वो एक टिपिकल काम है। जैसे मैं एक कार का ही उदाहरण ले लें हम जनरली, तो कार को आगे की गति में आप एज मच एज कितनी भी स्पीड उसको दे सकते हैं, लेकिन उसको रिवर्स में ले जाना, उतनी स्पीड मेंटेन करना ये संभव नहीं है। मतलब रिवर्स में जाना प्रॉब्लमेटिक है। तो यही इसके साथ भी है कि एक तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो एक आइडियल प्रोसेस है। और हमने कार्नो इंजन में ये भी कहा है कि ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी वास्तविक इंजन की दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। और साथ जाहिर सी बात है, हमने पहले जो कार्नो इंजन की दक्षता निकाली थी वो 1-T2/T1 निकाली थी। और ये जो है इससे ये जाहिर सी बात थी कि ये केवल उस सिस्टम केवल इनकी दक्षता केवल उस बात पे निर्भर करेगी, किस बात पर, जिस टेम्परेचरों के बीच में वो सिस्टम काम कर रहा है। तो ए कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट इन रियल लाइफ। समझते हैं इस बात को। तो कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो हमेशा लेस देन 100 होगी। ये 100% से एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि इसको 100% करने के लिए हमको T2 जीरो बनाना पड़ेगा। T2 जीरो केल्विन करने का मतलब आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्रैक्टिकल लाइफ में प्राप्त करना बहुत अभी तक तो ये संभव नहीं हो पाया है। इसलिए अब T2 जीरो हो तभी ये संभव हो, T1 इन्फिनिटी हो, या तो T1 इन्फिनिटी हो तब संभव है, या T2 जीरो हो तब संभव है। दोनों ही केस नेचर के खिलाफ है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट अनडिफाइंड पॉइंट होता है। नेवर बी, मतलब कभी भी उसको अटेंड नहीं कर सकते, नेवर बी अटेंड। तो कार्नो इंजन का जो पीवी डायग्राम है वो इस तरह होता है। और जो रेफ्रिजरेटर है, कार्नो इंजन में क्या होता है एक्चुअली, वो हीट सोर्स जो उच्च ताप सोर्स होता है, अनंत उष्माधारिता का होता है ये। उससे सिस्टम हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम के रूप में यहाँ हम आइडियल गैस यूज करते हैं, क्योंकि इंजन ही आइडियल है तो आइडियल गैस यूज करेंगे। मतलब हर डायमेंशन को हमने आइडियल करके देख रखी इसमें। इसीलिए कह रहे हैं कि नेचुरल, ये नेचर में संभव नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव नहीं है, केवल सैद्धांतिक इंजन है ये। तो हम उच्च ताप से Q1 उष्मा ग्रहण करते हैं तो हमारा सिस्टम कुछ कार्य कर देता है, ये कुछ कार्य हमें मिल जाएगा, और जो जिस उष्मा को कार्य में परिणत नहीं कर पाएगा उस उष्मा को लोअर टेम्परेचर पर सिंक में भेज देगा। बता चुके हैं कि सोर्स और सिंक दोनों ही इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी जिनकी है वो सोर्स होते हैं ये, क्योंकि इनमें टेम्परेचर हम दे भी दें या उष्मा ले भी लें इनसे या दे भी दें इनको, तो इनके टेम्परेचर पर कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ये डेफिनेशन है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर इसको विपरीत क्रम में एडजस्ट करते हैं हम। विपरीत क्रम में कि हम निम्न ताप से उष्मा लेते हैं और उसको उच्च ताप पर भेजते हैं। तो प्रैक्टिकली ये होगा नहीं, नेचर का खिलाफ है, लेकिन ये हो सकता है यदि कब
इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, लोअर टेम्परेचर से आपको उच्च टेम्परेचर ऊष्मा प्रोपेगेट करनी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई न कोई बाह्य एजेंसी को कार्य करवाना पड़ेगा। तो हमने इसको W करवाया, तब जाके ये संभव। इसमें हमारा जो होता है वो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होता है, वहाँ एफिशिएंसी होती है, यहाँ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होता है। परफॉर्मेंस कोफिशिएंट क्या होता है कि आपने निम्न ताप पर कितनी ऊष्मा ली और कितना कार्य हमने बाहर से उस पर करवाया। तो ये 100% से भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कैन एक्सीड्स 100% while efficiency of Carnot engine doesn't exceed by 100%। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, क्योंकि कार्नो इंजन है तो इसको रिवर्स भी आप कर सकते हो। तो इसका रिवर्स में चलाएंगे अगर आप इसकी दिशा बदल दें तो ये आपको जो मिलेगा वो रेफ्रिजरेटर मिलेगा। आगे हम जो स्टडी करेंगे, अब वो जो स्टडी करेंगे वो हम कार्नो इंजन की स्टडी करेंगे। तो अब मैं जो स्टडी करेंगे हम यहाँ पे, अब कार्नो इंजन की परमें क्या होती है। तो कार्नो इंजन परमें इस आधार पर बता सकते हैं इसका, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कार्नो इंजन परमें, कार्नो परमें क्या होती है इसका स्टेटमेंट देखिए आप। कार्नो परमें जो है एक्चुअली किन्हीं दिए गए दो तापों के बीच कार्य कर रहे किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता उन्हीं तापों के बीच कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। तो दुनिया में उत्क्रमणीय इंजन एक ही है, वो है कार्नो इंजन। तो ये यहाँ पे यूँ कहना चाह रहा है कि कार्नो इंजन की दक्षता से कोई भी वास्तविक इंजन की दक्षता ज़्यादा नहीं हो सकती, ये हमको प्रूव करना है। तो दो तरह के इंजन हो गए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इंजन में कार्नो इंजन और इरिवर्सिबल इंजन हम कोई मान लेंगे, तो उसकी दक्षता की बात करेंगे। तो हम इस प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, हमको ये पता है कि कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है, आपको ये बात पता है कि वो सर्वाधिक होती है और वो केवल उन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है जिनके मध्य हमारा इंजन या हमारा सिस्टम कार्य करता है। तो हम इसको उल्टा मान के चलेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं आप, मैथमेटिक्स में हम ये करते हैं कि उल्टा मान के चलते हैं। अगर संभव हो, माना यदि संभव हो, तो क्या मानेंगे कि इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता रिवर्सिबल इंजन की दक्षता से ज़्यादा है। हमने यहाँ दो इंजन लिए हैं, एक तो रिवर्सिबल इंजन और एक इरिवर्सिबल इंजन। इरिवर्सिबल इंजन में ये क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं इरिवर्सिबल इंजन में कि Q डैश ऊष्मा हम ले रहे हैं, कहाँ से, ऊष्मा स्रोत से। वो क्या करेगा, कार्य W दे देगा। तो ये W कार्य दिया इसने, और शेष कितनी ऊष्मा बची, Q डैश माइनस W, वो निम्न ताप पर ऊष्मा को भेज देगा। चूंकि ये इरिवर्सिबल इंजन है, I फॉर इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल इंजन केवल एक ही दिशा में चलेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैं इंडिपेंडेंटली अगर रिवर्सिबल इंजन को सोचूं तो वो माना कि उच्च ताप से कितनी ऊष्मा ले रहा है, Q, उसने भी कितना कार्य दिया हमको, W कार्य दिया, W कार्य उसने किया, और शेष कार्य मतलब शेष ऊष्मा Q माइनस W किसको भेज रहा है, वो सिंक को। अब चूंकि ये जो इंजन है वो कौन सा इंजन है, रिवर्सिबल इंजन। कौन सा इंजन है ये, रिवर्सी। इसको विपरीत क्रम में भी लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं है कि निम्न ताप पर Q माइनस W जो ऊष्मा ये सिंक को दे रहा था
वो ऊष्मा मैंने क्या किया, इसको निम्न ताप से ले ली और अब उच्च ताप पे जाएगा, ये कितना जाएगा, Q माइनस डब्लू ऊष्मा ली और Q कहाँ भेज दी, उच्च ताप पर। तो कब जाएगा ये, कब लेगा, जब इसको कोई बाहर से W कार्य मिले। तो ये W कार्य कहाँ से मिल जाएगा, जो इरिवर्सिबल इंजन दे रहा था। मतलब इरिवर्सिबल इंजन हमको जो कार्य दे रहा था उस कार्य को हमने रिवर्सिबल में यूज कर लिया, तो वो किस पे भेज देगा, उच्च ताप पर ऊष्मा को भेज देगा। इसी के साथ क्यों किया, क्योंकि रिवर्सिबल, इसको विपरीत क्रम में भी चला सकते हैं, और वो तो कौन सा था, इरिवर्सिबल था। तो इरिवर्सिबल को हम विपरीत क्रम में नहीं, मतलब हमको क्या फायदा हुआ कि हमने इरिवर्सिबल में जो कार्य मुझे मिला उस कार्य को मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में या रिवर्सिबल इंजन में मैंने उस कार्य को काम में ले लिया और उच्च ताप पर ऊष्मा भेज दी। ऐसा नेचर में होता नहीं, लेकिन वो कार्य अगर हमको मिल जाए तो वो हो जाएगा। अब इस सिस्टम को समझने के लिए लेट अस कंसीडर, अगर ये पॉसिबल है कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय से ज्यादा है, तो क्या होगा, हम इसकी एफिशिएंसी निकालते, ईटा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उपयोगी कार्य कितना होगा इरिवर्सिबल का, डब्लू, डब्लू कार्य दे रहा है और ऊष्मा कितनी अवशोषित कर रहा है, क्यू डैश, तो डब्लू अपॉन अवशोषित ऊष्मा। तो ईटा रिवर्सिबल की कितनी हो जाएगी, रिवर्सिबल की इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंटली कितनी हो जाएगी, कितनी अवशोषित ऊष्मा हो रही है, क्यू, और कितना कार्य दे रहा है वो, डब्लू, तो डब्लू अपॉन क्यू। अब मैंने क्या मान लिया कि संभव है तो अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय से ज्यादा है। तो क्या हुआ, डब्लू अपॉन क्यू डैश, ईटाई को ग्रेटर माना ना, इसमें रखो डब्लू अपॉन क्यू डैश इज ग्रेटर देन डब्लू अपॉन क्यू। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो क्यू बड़ा हो जाएगा क्यू डैश से, मतलब क्यू माइनस क्यू डैश क्या आ जाएगा, जीरो से बड़ा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंप्लीट साइकिल में सिंक से ताप T2 केल्विन पर प्राप्त की गई ऊष्मा, मतलब इस पूरे चक्कर में मैं सिंक से कितनी ऊष्मा ले रहा हूं, तो Q माइनस कितनी ले रहा हूं भाई, Q माइनस डब्लू तो ले रहा हूं भाई, इससे ये तो मैं ले रहा हूं और ये इसको दे रहा हूं, तो ले कितनी रहा हूं, रिजल्टेंट Q माइनस डब्लू माइनस ऑफ Q डैश माइनस डब्लू। अरे सिंक से मैं नेट कितनी ले रहा हूं, तो ले रहा हूं जो, तो कितनी है, 1 मिनट भाई, इसका क्या मतलब है, मैं सिंक से नेट ऊष्मा कितनी ले रहा हूं, तो ये तो मैं ले रहा हूं ना क्यू माइनस डब्लू, तो और दे कितनी दे ले रहा हूं, इस पूरे साइकिल में मैं क्यू माइनस डब्लू तो ले रहा हूं और दे कितना रहा हूं, क्यू डैश माइनस डब्लू। तो नेट कितनी ली मैंने इससे, तो यही तो ली, ये धनात्मक राशि है जो कि तो प्राप्त की गई ऊष्मा। अब दूसरी बात, तो धनात्मक क्यों है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं Q माइनस क्यू डैश एक धनात्मक राशि है। अब तथा स्रोत से ताप T1 केल्विन पर दी गई ऊष्मा, T1 केल्विन, उसको दी कितनी जा रही है पूरे साइकिल में, तो चित्र देखिए आप, वापस चित्र देखेंगे, दी कितनी जा रही है, किसको, सोर्स को दी कितनी जा रही है, तो सोर्स को भाई दी जा रही है कि Q तो दे रहा हूं मैं और Q डैश बाहर जा रही है, Q अंदर जा रही है, तो नेट कितनी दी मैंने, Q माइनस क्यू डैश, कितनी दी, Q माइनस क्यू डैश दी। तो Q माइनस क्यू डैश कौन सी थी, Q माइनस क्यू डैश धनात्मक। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसका मतलब तो ये हुआ भाई कि मैं जितनी ऊष्मा ले रहा हूं, जितनी ऊष्मा निम्न ताप T2 केल्विन पर जो सिंक है उससे जितनी ऊष्मा कितनी ले रहा था, Q माइनस क्यू डैश, और उच्च ताप पर कितनी दे रहा हूं मैं, Q माइनस क्यू डैश, और दोनों ही बहुत पॉजिटिव है, तो जितनी ले रहा हूं उतनी दे रहा हूं, पूरे साइकिल में जितनी दे रहा हूं उतनी ले रहा हूं।
तो इससे स्पष्ट है कि उपरोक्त संयुक्त प्रक्रम में निकाय निम्न ताप पर T2 केल्विन पर Q माइनस क्यू डैश ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और बिना किसी कार्य के Q माइनस क्यू डैश दे रहा है। तो ऐसा कैसे संभव है भाई? जितनी ऊष्मा ले रहे हो उतनी आप दे रहे हो। जितनी ऊष्मा आप निम्न ताप पर ले रहे थे उतनी की उतनी ऊष्माएं क्या कर रहे हो? उच्च ताप पर दे रहे हो। तो ये कैसे संभव है? ये तो नेचर के खिलाफ है, ऊष्मागतिकी के नियमों के या प्रकृति के नियमों के क्या है? ये विरुद्ध है। तो ये परिणाम जो अप्रत्याशित परिणाम आया वो क्यों आया? क्योंकि हमने ईटा आई मतलब इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता रिवर्सिबल से ज़्यादा मान के लिए और ये मानने पे गलती हुई। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट हुआ, ये रिफ्लेक्ट जो रिजल्ट आया इसके कारण आया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा हमने मान के चले तो रिजल्ट ही उल्टा आ गया, जो नेचर का नियम का विरोध है। जो ऊष्मागतिकी नियम इस चीज को अलाउ नहीं करते। किसको अलाउ नहीं करते? कि जितनी ऊष्मा हम निम्न ताप पर ले रहे थे उतनी ऊष्मा हम उच्च ताप पर भेज रहे हैं, बल्कि कोई कार्य का कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम कि उत्क्रमणीय इंजन की उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की दक्षता सबसे अधिक होती है और कोई भी रियल इंजन जो हीट इंजन है इससे ज़्यादा दक्षता नहीं दिखा सकते। और दिखाने के लिए हमने कोशिश कर भी ली, मैथमेटिकल मान के देख लिया, वो मैथमेटिक्स इसका क्या हो गया? वो विरोधाभास हो गया। मैथमेटिक्स रूल्स थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स के हिसाब से और नेचर के रूल्स के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्नो इंजन की दक्षता बड़ा इम्पोर्टेंट परमेय है ये, और ये आपको थर्मोडायनेमिक्स की कार्नो परमेय आपको इसकी बारीकियाँ समझने पे मजबूर करेगा और आपकी हेल्पफुल होगा। और जो महत्वपूर्ण बात है, इस कोरोना जो महामारी है इसमें आप लोग पूरी सावधानी बरतें। बहुत इमरजेंस हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना अप्रत्याशित परिणाम आ सकते हैं। तो आई होप आप सब आपके घर पे सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और पूरे तन में मन धन से आप अपनी एजुकेशन को भी कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहे होंगे। तो इस डिस्कशन में आपने मेरे को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।